आप सबके बीच में एक बहुत एक बड़े दिमाग से एक क्वेश्चन उठता रहता हमेशा कि आखिरकार कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें, क्या करें, कैसे पढ़ें। खासकर महिलाओं को लेकर के एक बड़ी सी और चीज़ें होती हैं। महिलाएं जो हैं तो पुलिस भर्ती माना चाहती हैं, तो आप लोग अपने प्रश्न भी कर सकती, खासकर महिलाएं जो हैं आराम से अपने प्रश्नों को रख सकती हैं। आपके सामने आपकी दीदी, बड़ी दीदी कहें, ठीक है, और मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट से मोनिका जोशी जी हैं, और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो अपने बारे में कुछ बताएं और फिर हम धीरे धीरे करके थोड़ा सा, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, थोड़ा सेशन रहेगा, इसलिए सबको एक बार शेयर कर दीजिए। आज आप सबका भर्ती होने वाली है, आप 12 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें चर्चा से करते हैं, ठीक है जी। हम स्वागत है आपका। जी जी, मैं मोनिका जोशी, मेरा नाम। मेरी फैमिली भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, नॉर्मली मीडियम फैमिली है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग थे, तो बहुत प्रेशर था कि पापा का हाथ बटाना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कैसे जॉब लें, क्या करें, बहुत माइंड पर प्रेशर होता था। लेकिन फिर अचानक से पता चला कि एमपी पुलिस की भर्ती आ गई है, वैकेंसी आ गई है। घर में बड़े लोग रहते हैं, कहते हैं कि महिलाओं को ये जॉब नहीं करनी चाहिए, उनके लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन पापा का सपना था कि हमारे परिवार से कोई एक लड़की तो हमारी जाए पुलिस में। तो फिर हमने सोचा कि कुछ किया जाए, तो मैंने फॉर्म डाल दिया। फॉर्म डालने के बाद तैयारी शुरू की, तो थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर ये था कि अब फॉर्म रिटर्न निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो जैसे तैसे पढ़ाई की, करते रहे, फिर फॉर्म दिया, तो फॉर्म मतलब एग्ज़ाम चला गया। उसके बाद एग्ज़ाम में मेरे फर्स्ट टाइम मेरे 60 मार्क्स आए थे। तो ये लग रहा था कि पता नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, कुछ मतलब गाइडेंस कोई था नहीं, खुद से करना था जो करना था। तो कुछ तैयारी नहीं की, देखा तब रिजल्ट आया तो मेरा एग्ज़ाम निकल गया था रिटर्न। उसके बाद फिजिकल होना था, और फिजिकल की डेट सडनली 1 हफ्ते बाद ही थी। तो इतने में तैयारी तो हो नहीं सकती थी, पहले कभी फिजिकल किया नहीं हुआ था, तो तैयारी की, नहीं निकला। उसके बाद मम्मी कहती हैं कि बेटा नहीं निकला, पापा कहते हैं नहीं निकला। मैंने कहा ठीक है, नहीं निकला, कोई बात नहीं। मम्मी कहती है बेटा कोई नहीं, आगे निकल जाएगा, अपन देते हैं। तो मतलब पहले आप एक बार दे चुकी थी पहले पेपर? जी, मैं एक बार दे चुकी थी। उसमें कितने तो मार्क्स थे? उसमें मेरे 62 थे। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन हो चुका था। कौन सी ईयर में? ये था जस्ट 2017 के जस्ट पहले जो वैकेंसी आई थी, हाँ, अच्छा, तब दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा, कोई एग्जाम मैंने पहली बार ही दिया था। जी जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब एक दिमाग में बन गया था कि अब कुछ नहीं, ये ही चाहिए, मतलब वर्दी ही चाहिए है। अरे वाह। कुछ नहीं, बस यही चाहिए, यही धुन लग गई थी कि अब वो ही करना है। तो बस पढ़ते रहे। कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि यार अब निकलेगा या नहीं निकलेगा। पापा से तो बोल दिया है कि हाँ पापा ये चाहिए है, लेकिन कभी कभी प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता था तो कि ऐसा लगता था कि यार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुद को समझाया, मम्मी से बात की, मम्मी ने समझाया कि बेटा नहीं, हो जाएगा, हम करेंगे, होगा। तो बस किया। फिर तब दिया एग्ज़ाम, तो 70 मार्क्स आ गए। वाह। तो 70 मार्क्स पिछली बार है ना? हाँ। तो फिर रिटर्न निकल गया। फिर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी कि अब तो निकालना ही है इस बार फिजिकल, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब हमारे पापा जो हैं वो भी जॉब करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हम लोग के साथ जाएं कहीं। तो मम्मी ही गई, मम्मी ने सब किया, मम्मी ही साथ में गई फिजिकल देने। फिजिकल निकल गया, दौड़ भी निकल गई। अब दौड़ जब देने गए तो इतने सारे लोग थे साथ में, 50 लड़कियां दौड़ रही हैं हमारे साथ में। तो इतना कंपटीशन, ऐसा लग रहा था कि अब अगर नहीं निकल पाए तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था माइंड पे कि यार दौड़ेंगे और इनमें से अगर नहीं निकल पाए तो फिर ये आगे निकल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के अंदर एक बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार मैम हम रिटर्न पहले कैसे निकालें। मैं एक स्टेप बाय स्टेप लेना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि रिटर्न पर अभी जैसे अभी इनका पेपर जो 6 अप्रैल से पेपर है, तो अभी क्या गाइडेंस करें, क्योंकि 70 मार्क्स का मतलब है कि आप बॉयज़ को भी फाइट कर रही हैं, मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसे कहना चाहिए गुड स्कॉलर। तो ये जो रिटर्न एग्जाम जो निकालने का जो आपके पास एक एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि आप पुराने खिलाड़ी हैं, मजे खिलाड़ी हैं। तो जो ये न्यू कमर्स हैं, इनके लिए आप क्या गाइडेंस करेंगे कि कैसे रिटर्न में क्या करें? रिटर्न के लिए देखिए, जो हमें पढ़ा रहा है, हम जिससे पढ़ रहे हैं तो ठीक है वो पढ़ रहा है, लेकिन जब तक हम खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो सामने वाले पढ़ाने का कोई
कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें खुद से उस पर फोकस करना है। हाँ, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो नेगेटिव थिंक को छोड़ के पॉजिटिव ये सोचो कि नहीं, हमें करके ही दिखाना है और हम बैठे हैं तो हमें करना ही है। तो बस अपना दिमाग थोड़ा सा यहाँ वहाँ, अगर थोड़ा बोर लग रहा है तो कुछ कर लो, ऐसा चीज़ कर लो जो माइंड फ्रेश कर दे। जैसे म्यूजिक सुन लो, थोड़ी देर के लिए, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है, जो नेगेटिव चीज़ें रहती है वो दूर हो जाती हैं। उसके बाद फिर पढ़ाई करो, तो आराम से पढ़ते पढ़ते एक दिन बुरा लगता है, 2 दिन बुरा लगता है, फिर धीरे धीरे जब आदत हो जाती है उस चीज़ की, तो हम उस चीज़ के हैबिट में हो जाते हैं कि हाँ अब हम कर सकते हैं। फिर एक टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब हम कर सकते हैं। तो जैसे कांस्टेबल की परीक्षा में एक बहुत बड़ा बर्डन होता है मैथ्स का। जी सर। मैथ्स से डर भी होता है जी, मैथ्स और रीजनिंग का। तो आपने ये जो मैथ्स रीजनिंग को कैसे आपने हैंडल किया? मैथ रीजनिंग का ऐसा था कि सर शुरू से ही थोड़ा सा मैथ ठीक था, तो पापा कहते कि हाँ मैथ अच्छा है, तो मैथ करते रहे। और मैथ का तो ऐसा है कि आप जितना उसे रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा वो इजी होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन, एक टाइप का जो मेथड है, अगर एक टाइप का एक क्वेश्चन किया है, उसके बाद अगर आपने दूसरे बार नहीं किया, तो समझ लो आपके दिमाग से वो मेथड गई। तो जितना हो सके मैथ को उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और रीजनिंग भी सेम है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए मैथ और रीजनिंग ईजी होता जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो ये जैसे अब मान लीजिए कुछ एडवांस मैथ होती है, कुछ बाकी बेसिक मैथ होती है, तो ये इस पे कैसे गेम खेलें, क्योंकि अभी समय कम है, और उसमें कैसे, इस पे क्या किया जाए? इसके लिए तो फिर ये देखा जाए कि जो पिछले एग्जाम पेपर हैं उनमें किस टाइप के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो देख लिया जाए कि इस टाइप के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया जाए और उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा रिवाइज किया जाए। उस आपने मैथ्स को कैसे, मैथ्स और रीजनिंग पर आपने कमांड कैसे पाई? क्योंकि आपके अगर 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी पेपर देने वाली हैं, अगर उनके 70 इस बार भी आ गए तो भगवान ब्रह्मा नहीं रोक सकते उनका सिलेक्शन। ये तय है। तो आप एक टॉपर हैं एक प्रकार से, गर्ल्स में कहा जाए तो एक प्रकार से आप टॉपर हैं। तो मुझे वही जानना है, खासकर महिलाओं को जानना है इस चीज़ के बारे में, कि आखिरकार जैसे हम जो मैथ्स और रीजनिंग में ये क्या कमांडिंग आपने की, क्या जादू था इस चीज़? सर जादू तो कुछ नहीं, ये था कि मैं करने बैठती थी तो एक क्वेश्चन किया, दिमाग खराब है तो नहीं होता था, लेकिन करके देखा, एक बार नहीं आ रहा, 2 बार नहीं आ रहा, तीसरी बार नहीं आ रहा, चौथी बार तो वो क्वेश्चन आता ही है, चाहे कुछ हो जाए। तो जितना हो सके मैं उतनी टाइम बस मैथ रीजनिंग यही करती रहती थी, तो उससे ज़्यादा पकड़ हो गई मैथ पर। तो वो क्वेश्चन जो नहीं बनते थे, आज ये है कि वो हम किसी और को भी बता देते हैं। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, उधर वाले बंद कर दीजिए, सर लाइट पड़ रही है, बहुत बढ़िया मैम। और अच्छा ये बताइए मैम, आपने जैसे मैथ रीजनिंग का तो बहुत बढ़िया चीज़ें बताई आपने, किसमें कमांड की आपकी। इसके अलावा साइंस का एक पोर्शन होता है जिसमें लगभग 15 नंबर पूछते हैं, लगभग 10-15 नंबर जी। उसके लिए क्या आपने क्या रेफरेंस बुक है या किन रेफरेंस को लेकर के आपने उसमें सिलेक्शन किया? सर साइंस का तो ऐसा है कि ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो बस जितनी क्या कहना चाहिए, करंट की जो बुक्स आती थी, या जो किसी ने कह दिया कि ये बुक अच्छी होगी साइंस के लिए, तो वो बुक खरीद के बस रिवीजन करते रहे कि हाँ इसमें से ये टॉपिक आ सकता है, शायद ये आ सकता है, तो बस वही रिवाइज किया, उससे अलावा कुछ। फिर भी आपको कुछ ऐसी जो किताबें जो आज लगती हों कि नहीं यार ये पढ़ करके, क्योंकि आगे चल के आप तो जो है कभी कभी लगता होगा भाई ये जो किताबें हैं वो ज़्यादा थोड़ा फायदेमंद हो सकती है, कुछ ऐसा, ताकि युवाओं को एक गाइडेंस मिल सके कि आखिरकार कौन से चीज़ों पर करके हमें थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। सर मैंने ज़्यादा तो बुक्स पढ़ी नहीं है, तो बुक्स का ज़्यादा नॉलेज मुझे है नहीं। पहली बात तो इसलिए ताली बजाओ। लोग 3600 किताब के नाम गिना देते हैं, लेकिन इन्होंने किताबें कम पढ़ी हैं लेकिन मार्क्स टॉपर वाले थे। तो ये एक बहुत फायदे की बात है, ध्यान रखिए। इसलिए कहा जाता है जिस भी किताब जो भी आपके पास है उसको बार बार पढ़ो, वो ज़्यादा फायदेमंद है इसके बजाय कि 3600 किताब पढ़ने। ठीक है, उस पर कमांड बनेगी। बहुत बहुत बढ़िया मैम। इसके अलावा बाकी जीके वगैरह का क्या, मतलब उसके लिए क्या था आपका? जीके का लूसेंट ही पढ़ती थी मैं कि उसी से ही करना है, मतलब कोई ऐसा गाइडेंस वाला था नहीं उस टाइम पे जब मेरी जॉब लगी थी। घर में भी कोई नहीं था और अदर भी कोई ऐसा नहीं था कि जो गाइडेंस कर सके कि ये पढ़ना है। बस शुरू से ये सुनते आ रहे थे कि लूसेंट से हो जाता है, तो बस लूसेंट ही पढ़ी मैंने कि हाँ इसी से आ जाएगा। और करंट के लिए करंट अफेयर्स जो आता है मंथली या ईयरली, वो लेके बस करंट प्रिपेयर किया। बहुत बढ़िया, तो तालियां बजा दीजिए सबसे पहले। तो ये हमारा रिटर्न का सारा मुद्दा। भाई रिटर्न के बारे में कोई और कुछ पूछना चाहता है तो बता दीजिए, ठीक है।
चलिए, मैम दी रनिंग के डेली बेसिस, ठीक है, इनको साइंस की बुक राम लोधी, ओके ठीक है सर। मैम सर पुराने पेपर में 67 आ रहे हैं दीक्षा सिंह के, क्या कहना चाहते हैं? दीक्षा सिंह के पुराने पेपर में 67-70 मार्क्स लगभग आ रहे हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? आपको अपनी प्रिपरेशन और बढ़ानी चाहिए। आपके अगर अभी पिछले पेपर्स में 67 आ रहे हैं तो आप इस पेपर में और अच्छे कर सकती हैं। थोड़ा और अपनी मैथ को डेवलप कीजिए, मैथ ज़्यादा अच्छे से कीजिए, मैथ और रीजनिंग पर कमांड बना लीजिए तो आपके 100% पहुंच जाएंगे 67 से। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैम का बहुत बड़ी बात यह है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि पिछली बार मैडम ने निकाला है 2017 का पेपर था आपका। जी सर। ओबीसी कैटेगरी से, और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ से भी ज्यादा जाती है। अर्थात गर्ल्स में सबसे ज्यादा टफ अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है किसी कैटेगरी का, वो होता है ओबीसी का। जनरल से कम 20 से 30 नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तब जाकर के सिलेक्शन होता है ओबीसी का। ध्यान रखना, मतलब ये समझ लीजिए कि जो गर्ल्स ओबीसी में एक प्रकार से टॉपर है, मतलब 70+। आपके कितने मार्क्स थे मैम? मेरे 70 ही थे। अच्छा, टोटल 70 मार्क्स थे। तो कहने का मतलब नॉर्मलाइजेशन होकर कितना बना था आपका? 68 या 67 पॉइंट कुछ था, मतलब करेक्ट याद कट गए थे आपके, है ना? मार्क्स कम हो गए। चलिए, मतलब आप रह ही गई है ना, ठीक है। हाँ। नहीं तो ये एक बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके लिए जो एक गाइडेंस का काम कर रही है वो बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है मैम, वो क्योंकि यहाँ तक तो सबको ही बता देता है, इसके बाद का प्रोसेस मैं थोड़ा सा विस्तृत तरीके से जानना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए रिटन एग्जाम हुआ, आपका रिजल्ट आया, तो फिर फिजिकल में क्या होता है? रिटन एग्जाम आया, फिजिकल के लिए बस ये दिमाग प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि हमें कितनी भी तकलीफ हो हमें ये करना ही है, क्योंकि जो शुरुआत जिनने कभी किया नहीं हुआ होता है, दौड़ रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं, तो उनके लिए ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। और पूरी बॉडी में इतना दर्द होता है शुरुआत में कि कुछ लोग तो गिव अप कर देते कि अब नहीं करना, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। पर्टिकुलर रेगुलर रखना है, सुबह शाम एक रूटीन बना के चलना है कि इतने टाइम हमें ये करना ही है और ये करना ही है। तो इससे जाके रनिंग धीरे धीरे होती जाती है, और रनिंग हो गई तो आपका समझ लो कि आप पास हो गए। बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए, लाइक तो ठोकते जाइए बिल्कुल, क्योंकि एक एक स्पष्ट जानकारी मैं वो जानकारी पूछूंगा मैम से जो अक्सर लोग वीडियो में नहीं बनाते हैं या नहीं जानते हैं। जैसे मैम मैं बात कर रहा हूँ, जब फिजिकल के लिए आपको कॉल लेटर आता है ना, रिजल्ट आता है, तो जब हम फिजिकल के लिए एंट्री करते हैं तो वहां पर क्या होता है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते, क्या होता है? जब हम जैसे ही एंटर करते हैं सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। 3 या 4 जगह बोर्ड लगा हुआ होता है, मतलब जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं उसकी 3 या 4 कॉपी करके ले जानी होती है। तो उसके बाद 3-4 जगह वो अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। उसके बाद हमें भेज दिया जाता है रनिंग के लिए। सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा रनिंग ही होता है। एक मिनट, जैसे मैं पिछली बार जेल एग्जाम के लिए गया था, तो बच्चों को मैं देख रहा था वहां पर, तो सबसे पहले क्या था कि उनकी हाइट चेकिंग होती है, हाइट और जो चेस्ट वगैरह। तो क्या ऐसे गर्ल्स में पुलिस नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपकी रनिंग ही होती है, वेरिफिकेशन, मतलब सारे डॉक्यूमेंट चेक करके आपको अंदर एंट्री दे दी जाती है। उसके बाद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रनिंग ही होती है, पहला रनिंग ही होती है। जी बिल्कुल। रनिंग के बाद फिर दूसरा, रनिंग में जैसे ही आपका रनिंग में ये रहता है कि हम जब दौड़ते हैं तो हमारे पैर में चिप लगा दी जाती है, और उस चिप से एक लाइन डली हुई होती है, उस लाइन से हम जैसे ही क्रॉस करते हैं हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है। कितने भी लोग हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा टाइम उस चिप से चलता है। और जैसे ही हम उस लाइन को क्रॉस करते हैं हमारा टाइम वहीं खत्म हो जाता है। तो अपना टाइम खुद का टाइम रहता है। इतने सारे लोग दौड़ रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है। हमारा टाइम खुद बांधते हो चिप कैसे? वो चिप हमारे पैरों में, मतलब वो ऐसी जॉइंट रहती है, तो बस बता देते हैं, वहाँ बहुत सारी डली रहती है, हमें उठा के बस पहननी रहती है। अच्छा, दौड़ने में कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ तकलीफ नहीं होती दौड़ने में। तो आप 800 मीटर की रनिंग जो है होती है ना, लगभग 4 मिनट का टाइम मिलता है ना? जी सर, 4 मिनट। और उस रनिंग के बाद फिर क्या इवेंट कराते हैं? जैसे ही हमारी रनिंग क्रॉस होती है उसके बाद हमें अलग बिठा दिया जाता है। जितने लोगों का निकल गया होता है, जितने का नहीं निकला होता है उन्हें अलग कर दिया जाता है। बिठाने के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल होता है लॉन्ग जंप का। नहीं, ऐसे कैसे पता चलता है किसका निकल गया कि नहीं? उसके लिए जो चिप लगी रहती है ना, वो उससे रिजल्ट हमारे पास सामने आ जाता है। तो जो सर रहते हैं हमारे, जो करवा रहे होते हैं फिजिकल, उनको ये लिस्ट दे दी जाती है कि इनका निकल चुका है, 4 मिनट के अंदर इनकी आई हुई है रनिंग, तो उनको अलग कर दिया जाता है। और जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है लॉन्ग जंप का। जी, उसमें भी हमें 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं एक बार। और लॉन्ग जंप जो लड़कियों की रहती है वो रहती है 10 फुट।
10 फुट रहती है। हाँ, अच्छा। उसमें भी मार्जिन किया जाता है, जो लाइन डली रहती है, अगर उस लाइन से जरा सा भी टच होता है तो हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मैंने लाइन को क्रॉस करना है, लाइन को क्रॉस करना है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है, तो इस लाइन को क्रॉस करना है। अगर उस लाइन पे जरा सा भी टच हुआ तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मतलब लड़कियों को 11 फीट की तैयारी करनी चाहिए बेसिक। हाँ, 11 से 12 बेसिक 11 से 12 फीट। भैया ये खास कर उन लड़कियों के लिए जिनका थोड़ा खा पी करके मतलब समझ में खाते पीते घर की हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मैं उनके लिए समझाना चाहता हूँ कम से कम 12 से 13 फीट की लॉन्ग जंप करने का प्रयास करें, क्योंकि ध्यान रखिएगा बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आपको लॉन्ग जंप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जितना ज्यादा अपना फास्ट रनअप रहता है उतनी ज्यादा लॉन्ग जंप अच्छी आती है। लॉन्ग जंप के बाद फिर क्या होता है? जैसे ही हमारी लॉन्ग जंप क्रॉस हुई उसमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड अटेम्प्ट में हो गया तो उसके लिए भी लिस्ट दी जाती है, पता चली जाता है कि कौन निकल गया कौन नहीं। तो जो निकल गया उनको अलग करके उसके थोड़ी देर बाद हमारा होता है शॉर्ट पुट, गोला फेंक, जैसे गोला फेंक कहते हैं। उसमें लड़कियों को 15 फीट फेंकना रहता है और शायद 4.5 समथिंग गोला रहता है। उसमें भी 3 अटेम्प्ट मिलते हैं हमें। एक अगर एक बार नहीं हुआ 2 बार, उसमें भी ऐसी ही लाइन डली होती रहती है, उसमें ऐसी लाइन डली होती है तो उस लाइन को भी मार्जिन किया जाता है। अगर लाइन पे गिर रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। लाइन को क्रॉस ही करना है, मतलब 15 यानी 15 है तो आपको 16 की प्रैक्टिस कम से कम करनी होगी। कम से कम करनी है। बहुत बड़ी ताली बजाइए भाई सब लोग। बहुत एक ऐसी जानकारी, ऐसी बारीकियां जो आपके लिए एग्जाम से लेकर के मैं सिलेक्शन तक में सब कुछ आज एकदम क्लियर करते जा रहा हूँ। अच्छा मैम, इसके बाद जैसे आपने तीन इवेंट कर लिए, उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके बाद फिर आपको बिठा दिया जाता है अलग, जो जिनका निकल गया उनको। उसके बाद फिर आपकी एक और जगह साइन होती है कि आपके ये इवेंट क्लियर हो चुके हैं, तो यहाँ साइन होने के बाद आपको निकाल दिया जाता है कि ठीक है आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आपके पास कॉल आएगा जी। तो उसके बाद हमारे पास कॉल लेटर आता है कि आपको इतनी तारीख को आपका मेडिकल है इस जिले में। नहीं तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो अक्सर यूट्यूब से में बताई नहीं जाती। शायद इस वजह है कि क्योंकि जिसका सिलेक्शन होता है यूट्यूब बनाता नहीं है, और जो बनाते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता तो जानकारी अधूरी रह जाती है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जानकारी पूरी हो जाए। जैसे मान लीजिए ये जो कॉल लेटर आता है तो ये आपके मेल में आता है, फोन में आता है कि घर में आता है? ये अपन को कॉल करके भेज दिया जाता है। सबसे पहले तो जिनका फिजिकल निकल गया होता है ना, उनके लिए एक मतलब यूट्यूब पे या कहना चाहिए कि लिंक के जरिए पता चल जाता है ऑनलाइन कि अब आपको चॉइस फिलिंग के लिए जिले सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, फिजिकल के बाद चॉइस फिलिंग होती है। इस बार एग्जाम फॉर्म में शायद इस बार पहले चॉइस फिलिंग कर ली है ना? हाँ, तो इस बार पहले हो चुकी है। नहीं, वैसे चॉइस फिलिंग बाद में आती थी फिजिकल के बाद जी। तो उसके बाद फिर रिजल्ट आता था, आपको पता चल जाता कि आपको ये जिले मिले, आपके पास फोन आ जाता था कि आपका इस जिले में सिलेक्शन हुआ है। तो और मेडिकल कहाँ होता है आपका? मेडिकल जिले में ही होता है जिस जिले में अपना सिलेक्शन हुआ होता है। तो जैसे मान लीजिए जिस जिले में, जैसे आप किस जिले से हैं? सागर जिले। सागर। आपकी पोस्टिंग मतलब मैं विदिशा जिले से हूँ, पोस्टिंग सागर जिले में। ये बहुत बढ़िया। तो आपका मेडिकल कहाँ हुआ था? सागर जिले में ही हुआ। सागर जिले में मेडिकल हुआ था। तो वहाँ कोई एक निश्चित दिन होता है मेडिकल कराने का, कैसा होता है? उसके लिए ये रहता है कि हमारे पास फोन आता है कि आपको इतनी तारीख को वेरिफिकेशन कराना है पहले जाके। तो हमें जाके सागर जो पुलिस ऑफिस होता है, पुलिस कार्यालय, वहां जाके वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद वो आपको बता देते हैं कि आपका इस डेट को मेडिकल है। तो उस डेट को अपन जाना रहता है। हाँ, उसी दिन बता दिया। मेडिकल पुलिस कार्यालय में होता है या कि हॉस्पिटल में? मेडिकल तो सिटी हॉस्पिटल में होता है, लेकिन बताया जाता है पुलिस कार्यालय से कि हमें यहाँ इस डेट को आपका मेडिकल है। वहाँ कौन कौन रहता है? पुलिस वाले भी रहते हैं? हाँ, पुलिस वाले ही रहते हैं वहाँ पुलिस वाले रहते हैं, डॉक्टर रहते होंगे, है ना? हाँ, वहाँ तो डॉक्टर चेकअप तो डॉक्टर ही करता है, लेकिन पुलिस वाले रहते हैं हमें ले जाने लाने के लिए। वहाँ से काउंटिंग करके ही भेजते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, इनका मेडिकल करना है। तो अगर बुरा ना माने तो मैं क्या एक बार पूछ सकता हूँ कि मेडिकल में चेकअप क्या क्या होता है? जी, मेडिकल में सबसे पहले तो आपकी हाइट, मेनली हाइट नापी जाती है। हाइट बस यही नापी जाती है मेडिकल में ही? हाँ, बाकी इसके पहले बीच में कहीं नहीं। तो इसका मतलब अगर हाइट नहीं है, यहाँ तक पास करके आ गए, यहाँ हाइट नहीं तो डिस्क्वालीफाई। अच्छा, नो डिस्पॉइंट, राइट। जी। हाइट के बाद आपका ब्लड चेक होता है कि आप फिर शुगर, वो क्या बोलते हैं, यूरिन टेस्ट होता है। उसके बाद आपकी ईसीजी की जाती है। उसके बाद नौकनी और घुटने मिल रहे हैं या नहीं, ये सब चेक किया जाता है। ये मुझे बताइए कि नौकनी की चेकिंग कैसे होती है? प्लीज नोट दिस पॉइंट बताइए। नौकनी के लिए बताइए, खड़े कैसे करवाते हैं? ऐसे नॉर्मली खड़े होना रहता है, लेकिन अगर हमारे घुटने मिल रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे होकर अगर हम खड़े होंगे तो 1 मिनट समझ में नहीं आता। कैमरा डाउन कर दूं? जी सर। जी, नहीं, इजाजत लेनी जरूरी है। थोड़ा सा देख लीजिए नौकनी के लिए। जी बताइए एक बार में। थोड़ा सा पीछे होके खड़े होंगे तो ये मिलते नहीं है, तो इससे ये अपन क्लियर हो जाए। नॉर्मल खड़े हुई आप? ये नॉर्मल हम खड़े हैं।
अब नॉक और थोड़ा सा पीछे होके खड़े होंगे तो ये मिलते नहीं किस चीज से चेक करते ये हैं? घुटने जो है ये दोनों मिलने नहीं चाहिए, ये अभी मिल रहे हैं नॉर्मल खड़े, और अगर हम पीछे होके खड़े होंगे तो ये गैप हो जाता है। स्केल से चेक करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं स्केल से नहीं, वो तो दिख जाता है ना कि गैप है, मतलब मिल नहीं रहा है, बस देखते हैं। ओके ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये इतना बेवकूफ बनाते हैं यूट्यूबर्स, देखो नौकरी होती है कैसे चेक। भैया बाबा रे बाबा, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैम। उसके बाद आपका ये निकल गया, उसके बाद आपका आई टेस्ट होता है। काउंट करा दूं, सॉरी मैम। जी सर। पहले आपकी हाइट चेक होती है, बॉयज है तो चेस्ट भी चेक होगा। आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में किस चीज का टेस्ट करते हैं बेसिक तौर पर? वो तो नॉर्मली ब्लड टेस्ट लिया जाता है बस, कि सब नॉर्मल है या नहीं, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, बस। फाइन फाइन। और उसके बाद फिर यूरिन टेस्ट होता है, ईसीजी। हाँ ईसीजी भी होती है, मतलब वो हार्ट बीट वगैरह सारी चीजें। ठीक है, लेकिन नापते समय तो ऐसे भी थोड़ी बढ़ जाती होगी। वो तो नॉर्मली सबकी रहती है, वो तो समझ में आता है। अच्छा, इसके बाद जो है यूरिन चेक होता है। यूरिन में क्या चेकअप की कोई डिमांड नहीं है? तो ये भैया ये, और इसके अलावा कुछ मैंने सुना एक्सरे वगैरह भी कराते हैं कुछ ऐसा? नहीं ऐसा इसमें तो कुछ नहीं होता है इसके फिजिकल। उसके बाद आई टेस्ट होता है। अच्छा आई टेस्ट होता है, आई टेस्ट के बारे में। आई टेस्ट में जी आई टेस्ट में हमारे सामने एक बोर्ड रखा हुआ रहता है, थोड़े से दूर, मतलब यहाँ से कितना बोल 6 मीटर? हाँ इतना है, 6 मीटर तो बहुत दूर हो गया, इतना ही पास 6 फीट। हाँ 6 फीट से या 7 फीट के समथिंग एक बोर्ड रखा रहता है, उसके नीचे लाइंस लिखी होती हैं, हमें वो लाइंस पढ़ के बतानी होती हैं कि ये क्या लिखा है। और एक बुक रहती है कलर बुक, उसमें कलर रहते हैं, बीच में अंक लिखा हुआ होता है, तो हमें बताना होता है कि ये क्या है, वो पलटते जाते बताते जाते बस। मतलब वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए है ना, कि जैसे वो जो वर्णांधता होती है किसी को समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, तो उसके लिए बस इतना ही होता है मेडिकल। इतना ही और कुछ मैडम? और कुछ नहीं होता। बिल्कुल इसको क्लोज कर दिया जाए। जी सर। अच्छा मेडिकल के बाद फिर क्या होता है? मेडिकल के बाद आपको बता दिया जाता है एक लाइन में कि आपका मेडिकल निकल गया है। उसके बाद आपसे बोल दिया जाता है कि आपके पास फोन आएगा आपको जब ज्वाइनिंग करनी होगी, तो उसके लगभग 10 से 15 या समथिंग 1 महीने बाद आपके पास फोन आ जाता है कि आपको इतनी तारीख को यहाँ आमद देनी है। आमद मतलब कि जाना है, पुलिस की भाषा में आमद देना होता है। तो वहाँ पे जाके हमें ज्वाइनिंग करनी होती है। ज्वाइनिंग के बाद हमें कुछ दिन अगर वो ट्रेनिंग जहाँ ट्रेनिंग होती है, अगर वो इंस्टीट्यूट खाली रहते हैं तो हमें जल्दी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, अगर खाली नहीं होते तो हमें कुछ दिन लाइन में ही रोक लिया जाता है। वहाँ हमें सिखाया जाता है कि क्या करना है, शुरुआती दौर में क्या रहता है। यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा, इस बात को कंपाइल करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक ऐसा शिक्षक हूँ जो हर एक बात को बिल्कुल पूरा खत्म करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि एक रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बुलाया जाता है, है ना, ऐसा वो डिस्ट्रिक्ट मिला, उस डिस्ट्रिक्ट में आप गए, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में वो वाले भेजते हैं आपको मेडिकल के लिए। मेडिकल होने के बाद वही डिस्ट्रिक्ट में फिर आपको आमद मिलती है। तो ये जो प्रक्रिया है, जैसे एग्जाम के बाद रिजल्ट लगभग कितने दिन में आ जाता है? रिजल्ट मेडिकल एग्जाम के बाद नहीं, मेन रिटर्न एग्जाम के बाद फिजिकल के लिए बुलावा कितने दिन में आता है? फिजिकल के बुलावा समथिंग 2 से 3 महीने। 2-3 महीना। फिजिकल के बाद फिर वो जो कॉल लेटर आता है उसमें भी 1-1.5 महीना समथिंग लगता है। मतलब कि मेरा फिजिकल दिसंबर में था और मेरा मेडिकल शायद फरवरी समथिंग हुआ। अच्छा, तो मेडिकल का फिर उसके बाद जो ज्वाइनिंग मिलती है कितनी? ज्वाइनिंग तो 1 महीने के अंदर हो जाती है। 1 महीने के अंदर हो जाती है। जी। तो उसके लिए सिर्फ फोन करते हैं, घर में लेटर नहीं भेजते हैं? सर लेटर कुछ नहीं आता है, बस आपके लिए फोन आता है कि आपका इतनी तारीख को आपको ज्वाइनिंग करनी है। जी फोन आता है। बहुत बढ़िया मैम। ये हो गई यहाँ तक की बात की आपकी, हो गई ज्वाइनिंग। अब चलते चलते मैम से थोड़ा सा चर्चा करेंगे ट्रेनिंग के बारे में, शॉर्ट में चर्चा करेंगे इसके लिए। ये जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो कब से शुरू होती है? मतलब जिस दिन आप ज्वाइनिंग किए उस दिन से, या कैसा कुछ ऐसा होता है? जिस दिन हम जाते हैं उस दिन जो हमें, मतलब हम जिस जिले से होते हैं वहाँ से एक पर्टिकुलर व्यक्ति जाता है हमारे साथ कि इतने हम लोगों को लेके आए हैं, आपको यहाँ ट्रेनिंग करानी है। तो वहाँ पे हमारा सारा सामान चेक होता है कि आप ट्रेनिंग के लिए जो सामान था वो लेके आए हैं या नहीं। पूरी लिस्ट दी रहती है। अगर आपका सामान क्लियर है तो आपको एंट्री मिल जाएगी, और नहीं है तो आपको सामान लेके आना होता है। जी। तो वो सामान होने के बाद हमारी एंट्री हुई मतलब हमारी आमद हो गई वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपकी ट्रेनिंग सेंटर जो है महिलाओं को कहाँ होगा? आपके इंदौर है। आपका महिलाओं के इंदौर, बाकी पुरुषों को 5-7 जगहों पर ट्रेनिंग चलती रहती है। जी बहुत बढ़िया। तो जब ट्रेनिंग होती है कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग लगभग तो 10 महीने की रहती है। अगर कुछ इश्यू हो जाते तो ट्रेनिंग कम या ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, कम मतलब एवरेज 10 महीने की? एवरेज 10 महीने की। वो 10 महीने वही रहने होते हैं? जी सर, वही रहने होते हैं। अगर छुट्टी बाय चांस अगर कोई अर्जेंट वर्क है या कुछ भी हो गया है तो छुट्टी मिल जाती है, नहीं तो फर्स्ट, उसमें भी सेमेस्टर वाइज सिस्टम रहता है। तो फर्स्ट सेम के बाद अब हमें 3 या 4 दिन का ब्रेक मिलता है। उसके बाद सेकंड सेम के बाद जब हमारी पीओपी हो जाती है, मतलब लास्ट हम शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद हमें 3 या 4 दिन का ब्रेक मिलता है।
ये जो ट्रेनिंग होती है तो उस ट्रेनिंग में जो शुरुआत जो आपका परीक्षा ही होती है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, जैसे आईपीसी सीआरपीसी? उसमें हमें जो हम यहाँ पढ़ के जाते हैं उससे कुछ भी रिलेटेड नहीं रहता। वहाँ के सारे नए सब्जेक्ट रहते हैं, सारा कानून रहता है, आईपीसी सीआरपीसी, पुलिस रेगुलेशन, पुलिस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस व्यक्ति के क्या काम है, किस रैंक का क्या काम है, ये सारी चीजें हमें वहाँ पढ़ाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे। अच्छा मैम, ये जो पुलिस में जब ट्रेनिंग होती है तो थोड़ा सा बस जानना चाहूँगा कि रूटीन क्या होता है वैसे, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ इसी माध्यम से कि आप अगर उतनी जितनी ट्रेनिंग जाके मेहनत करने वाले हो तो यहाँ मेहनत कर लें तो आपका सिलेक्शन मुझे लगता है हो जाएगा 100%। जी, तो वो ट्रेनिंग कैसे होती है? ट्रेनिंग में जब हम शुरुआत में जाते हैं तो ये समझ लो कि कोई भी कितना भी अच्छा बंदा हो उसे रोना ही है क्योंकि वहाँ का शेड्यूल इतना टफ होता है कि हमें ये लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं। जब मैं खुद शुरुआत में गई थी तो शुरू के 1 हफ्ते तो ये समझ लो कि खुद के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है। वहाँ का शेड्यूल इतना टफ रहता है, सुबह से उठना, पीटी परेड, क्लास। कितने बजे से उठा देते हैं? सुबह हमको उठा देते हैं, मतलब हमें ग्राउंड में फॉलिंग होता रहता था 5:30 बजे। तो वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट, मतलब लगभग हमारे यहाँ 1000 गर्ल्स थी और टॉयलेट उतनी ही है, तो उसके लिए लाइन लगानी है, तो उस हिसाब से उठना है, मेंटेन करना है। जबकि 4 टॉयलेट है, मेंटेनेंस बनाना है कि इतने टाइम पे उठना है, तब हम रेडी हो पाएंगे, तब हम टाइम पे ग्राउंड पहुंच पाएंगे। और अगर ग्राउंड तुम लेट गए तो समझ लो तुम्हें सजा मिलनी ही है। सजा में क्या मिलना? सजा में वहाँ एक पर्टिकुलर डुड्डू चाल होती है, मेंढक चाल जो होती है वहाँ का फेमस है, यही सजा मिलनी है। या फिर आपको लुढ़कन चाल कराई जाती है। 5:30 से कब तक पीटी? 5:30 से 1.5 घंटे पीटी रहती है, मतलब 7 से 7:30 बजे तक पीटी रहती है। उसके बाद हमें सिर्फ आधे घंटे का टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए। तैयार भी होना आधे घंटे? हाँ, आधे घंटे में तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है और रेडी भी होना है। 2 सेशन में उसमें भी चलता है, 2-4 कंपनियां बना दी जाती हैं, आधे आधे बच्चों को बांट दिया जाता है। तो 2 कंपनी सुबह करती है, 2 कंपनी शाम को करती है। तो जिस टाइम पे एक कंपनी अगर क्लास में है तो दूसरी ग्राउंड में रहेगी, साफ करेगी। हाँ, और अगर दूसरी क्लास में है तो पहली वाली ग्राउंड साफ करेगी। तो उसके बाद 8:30 बजे के बाद 8:30 बजे के बाद हमारी क्लास रहती थी 9 बजे से। तो हमें 8:30 से 9 बजे तक, क्या बोलना चाहिए, 8:45 तक वहाँ पे एक स्कूल है, कॉलेज बोलते हैं, कॉलेज हो गया है वो, तो वहाँ पे क्लासेस लगती हैं, वहाँ जाना होता है, वहाँ पढ़ाई जाता है आईपीसी सीआरपीसी पुलिस रेगुलेशन जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट। वहाँ की क्लास लगती है 1:30 बजे तक। 1:30 बजे से आके तुम्हें आना है, नहाना है, खाना है लगभग 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तुम्हें ग्राउंड पे फिर फॉल इन होना है जी। मतलब खाना खाने के बाद तुम्हें खाना पचाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलना है जो पचना है वो सारा ग्राउंड पे ही पचना है। उसके बाद 2:30 बजे ग्राउंड पे फिर फॉल इन, 2:30 बजे से लेके 5:30-6 बजे तक ये समझ लो ग्राउंड पे, वहाँ पे हमारी परेड होती है जी जी। उसके बाद ग्राउंड से आने के बाद आधा घंटा परेड शाम को होती है जी सर। मतलब कि 2:30 बजे से एक सेशन में 2:30 बजे से होती है और एक सेशन में 9 बजे जब वो क्लास टाइम रहता है उस टाइम पे एक कंपनी परेड कर रही होती है। हाँ, तो जब वो परेड करेगी तब वो क्लास में रहेगी, वो क्लास में रहेगी तो वो परेड करेगी। शाम तक कब तक छुट्टी? शाम 6:30 बजे तक लगभग छुट्टी होती है। 6:30 बजे के बाद आने के बाद हमारी लास्ट रोल कॉल होता है, जिसे हम गणना बोलते हैं और ट्रेनिंग में रोल कॉल बोलते हैं। तो वहाँ पे काउंट किया जाता है कि कितनी लड़कियां, कोई कम तो नहीं हो गई, कोई चली तो नहीं गई, तो सारा वहाँ काउंटिंग होके फिर आपको अंदर कर दिया जाता है। लगभग 9:30 बजे 9-9:15 तक आप फ्री हो पाते हैं। उसके बाद आपके पास टाइम है, या आप सो लो या घर पर बात कर लो या जो भी करना है वो कर लो। अरे कौन बात करेगा, तो बिल्कुल 4 अचित तो सोएंगे बिल्कुल। और वहाँ का जो खाना रहता है वो इतना प्रॉपर डाइट दी जाती है कि जो हम इतना रेगुलर करते हैं तो उसके लिए मतलब बिल्कुल परफेक्ट डाइट दी जाती है कि कोई कमजोर ना हो, बिल्कुल परफेक्ट। ताली बजा दो भाई। इतनी सटीक जानकारी YouTube में शायद ये पहली बार है कि पूरी A to Z। अब एक चीज, एक क्वेश्चन अक्सर मैं वीडियो में कुछ लोग बनाते रहते हैं, टैटू है तो नहीं चलेगा, टैटू वैटू का क्या कुछ रोल है क्या? नहीं, पुलिस में MP पुलिस में तो ऐसा कोई रोल नहीं है कि टैटू वगैरह हो। बस ये है कि हम ट्रेनिंग पर रहते हैं तो हमें कुछ भी पहनना अलाउ नहीं होता है। मतलब टैटू है तो ऐसा नहीं है जो फ्रॉडगिरी करते लोग वीडियो बनाते हैं, वो आर्मी में ही रहता है कि टैटू है तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, पुलिस वालों में बनाते रहते हैं कि नौकरी को लेकर। आज मैडम जितनी अच्छी जानकारी दी है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि एग्जाम के लिए, और जो इन्होंने बताया भी कि मेडिकल कैसे होता है, उसको ज्वाइनिंग कैसे होती है, लेटर कब आता है, ट्रेनिंग कैसी होती है। अब मुझे चलते चलते आखिरी सवाल, आखिरी नहीं, आखिरी 2-3 सवाल होंगे। जब ट्रेनिंग से लौट के आती हैं आप, तो फिर आपको अपने थाने में बुलाते, कहाँ बुलाते हैं?
जब हम ट्रेनिंग से लौट कर आते हैं तो हमें जिस जिले में से हमें भेजा गया था हमें वहीं आमद देनी होती है। अच्छा, वहीं आमद देनी होती है। उसके अगर क्या बोलना चाहिए, अगर टाइम है तो वो वहाँ रोक लेंगे, अगर उनके पास व्यवस्था नहीं है रोकने की तो हमें थाने डिवाइड कर दिए जाते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें किस थाने में हमें पोस्टिंग देनी है। तो फिर जब आप ग्राउंड ड्यूटी पे आती हैं तो फिर आपको कैसे ड्यूटी दी जाती है? थाने में दी जाती है या महिलाओं की ड्यूटी कैसे होती है? महिलाओं की ड्यूटी सेम ही रहती है, जो पुरुषों का है वही महिलाओं का। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि यहाँ महिलाओं को ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सेम रैंक पर हैं तो हमें सेम ही ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये कुछ लोगों का वो रहता है कि महिलाएं कामचोर हैं, ये बहुत सुनने को मिलता है थाने में, खासकर कि अब सुनने मिलता है। लेकिन अब को जो चल रही है कि नहीं, अब महिलाएं काम करेंगी, बहुत जागरूक हो गई हैं। तो जो सेम ड्यूटी पुरुषों की रहती है वही महिलाओं की रहती है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अच्छा ये बताइए, कई बार जॉब करती हैं तो कितने घंटे ड्यूटी होती है? लगभग ड्यूटी 8 घंटे की रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पूरा दिन ही थाने में निकल जाता है, क्योंकि हमें खाने का भी टाइम नहीं मिलता। कभी कभी कोई केस ऐसा आ गया कि पूरा दिन वहीं निकल गया, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, उसमें बहुत मेंटली प्रेशर रहता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या जॉब कर रहे हैं, कुछ खुद के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर हम इस जॉब को थोड़ा सा चैलेंज लेके करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। अच्छा, कभी कभी जैसे नहीं लगता कि मतलब मैं कभी फनी क्वेश्चन है कि कभी आपको लगा हो मैं तो पुलिस वाली हूँ तो आजा बताती हूँ, देखो समथिंग ऐसा कुछ? ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हम वर्दी में रहते हैं तो हमें थोड़ा सा तो रहता है कि मतलब रौब रहता है कि हम कहीं चले जाएं तो वर्दी वाला अलग पहचान में जाता है कि हाँ सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। कहीं अगर किसी गांव में चले जाओ तुम वर्दी पहन के तो सब ऐसे देखने लगेंगे कि पता नहीं कौन आ गया है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर फील हो जाता है, अच्छा लगता है कि भले ही दिन भर काम करवाते हैं लेकिन वसूल हो गया है। और सेफ्टी भी रहती है गर्ल्स के लिए कि कहीं भी चले जाओ अगर हम वर्दी पहन के हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सॉरी मैम, मतलब नहीं, इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं होती, कई सारी लड़कियों को अपने सपने अधूरे छोड़ने पड़ते बीच में। आप क्या करें, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके माता पिता को, उन बच्चों को? देखिए, महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब ऐसा नहीं है कि गलत है, वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ले रहे हैं। कहा जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। थोड़ा सा टाइम इश्यू रहता है लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे मैनेज करना चाहते हैं। और टाइम इश्यू तो हर जॉब में रहता है, चाहे आप टीचिंग का कर लो चाहे कोई सी भी जॉब कर लो। वो हमें अगर हम मेंटेन नहीं कर पाए तो कुछ भी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। तो हमें अपना टाइम खुद मेंटेन करना पड़ेगा। और जिनकी सोच है कि महिलाओं के लिए ये जॉब सही नहीं है तो उन्हें बता दिया जाए कि इस जॉब में आके महिलाएं सबसे ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि हम वर्दी में हैं तो सामने वाला हमें देख के ही डर जाएगा कि हमें कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये उन शेरनियों का लिबास है। जी सर, है ना? तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपको यूनिफॉर्म में या कपड़ों में सबसे ज्यादा खाकी पसंद? जी सर, सही कहा आपने, सबसे ज्यादा सेफ्टी इसी में है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अब चलते चलते क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आखिरी सवाल है जो बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब, तो ये जब फिजिकल के समय ही होता है कि बाद में भी होता है कभी? जब हमारा फिजिकल होता है तब भी हमारे वही डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और जब हमारा वहाँ पर मतलब जिले में जब हम आमद देते हैं तब भी वही प्रोसेस रहती है। एक बार डॉक्यूमेंट बता दीजिए क्या क्या लगते हैं? डॉक्यूमेंट मार्कशीट 10-12 की और आधार कार्ड, मतलब जो हमारे आइडेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो, और जो हमारा रिजल्ट आया हुआ रहता है वो वाला पेपर। डॉक्यूमेंट फिजिकल के लिए जो आता है रिजल्ट उसका भी, और जो नॉर्मल रहता है वो भी। और एक और फॉर्म रहता है शायद उसको अनुप्रमाण, हाँ, वो फॉर्म जरूर चाहिए पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। वो आप टेंशन न लो, अनुप्रमाण मिल जाता है भाई, वो लेटर आता है आपके साथ, उसमें फिल होता है, टेंशन न लो उसका अनुप्रमाण की। मैं एक दिन बता दूं, मेरे पास रखें, कई प्रति रखी है। तो अब ये बताइए मुझे कि जैसे जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट, अच्छा ओबीसी का है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम आपकी लगती है आपके फादर की लगती है? इनकम सर्टिफिकेट हमेशा अगर ओबीसी से है तो हमारे फादर की ही लगती है, और अगर फादर नहीं है, मदर जॉब कर रही है तो मदर का लगेगा। मदर लग जाएगा, मतलब अपना बनवाना जरूरी नहीं है? अपना जरूरी नहीं है, ठीक है, मदर या फादर का ही लगता है। और हम अपना बनवा के ले गए तो कोई दिक्कत? तो अपना हम जॉब के लिए ही इशू कर रहे हैं। हो सकता है ना, बहुत सारे लोग किसान उसानी कर रहे होते, 30-35 हजार रुपए होती है। अब उसका तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है कि फादर या मदर का ही मतलब चल जाए तो बहुत बढ़िया। अपने फादर मदर की लगा देंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेरोजगार थे, अब तो रोजगार मिला भाई, बहुत बढ़िया। तो ये सारा था डॉक्यूमेंट का प्रोसेस। और मैं कुछ और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है। अच्छा, एक लड़की क्वेश्चन पूछ रही है कि हस्बैंड की लग जाएगी क्या? हस्बैंड की मतलब अगर उनके जैसे किसी की शादी हो गई, डेथ हो,
नहीं नहीं, जैसे उनकी शादी हो गई किसी की, अब वो तो पापा के पास नहीं रही, अपने पति के पास रह रही, तो जब पति के पास रही तो क्या पति का इनकम सर्टिफिकेट कम चल जाएगा? जी सर, चल जाएगा। जी चल जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस A to Z ये काम आपका है। 12,16,000 फॉर्म भरे बच्चे, ये पूरे मध्य प्रदेश के हर एक मोबाइल में वीडियो पहुंचना चाहिए। इतनी शानदार जानकारी जो मैम ने दी है, जोशी मैम ने, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इतना शानदार जानकारी जितने भी ये फालतू वीडियो बनाते रहते हैं कि नौकनी फौकनी ये दुनिया भर की चीजें, टैटू वैटू का, सारी चीजों को हटा करके इस वीडियो को जरूर बार बार देखिए। बहुत चीजें। एक पूछ रही है लड़की, क्या हॉलिडे मिलता है? हॉलीडे हाँ मिलता है ना, मिलता, हॉलिडे मिलता है। पर्टिकुलर हॉलीडे निश्चित है कि हमें इतने पूरे साल में इतने ही हॉलीडे मिलेंगे। अब वो